नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद अफगानिस्तान में दहशत है। लोग जिंदगी बचाने के लिए किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए अमेरिका पर उठ रहे सवालों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने फैसले का बचाव किया। बाइडेन ने न सिर्फ सफाई दी बल्कि अफगान आर्मी और अशरफ गनी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए गनी और अफगान आर्मी को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बिना लड़े ही उन्होंने हथियार डाल दिए। वहीं अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रही हैं कि अमेरिका ने ही तालिबान के बीज बोए थे। इधर तालिबानियों की दहशत के बीच अफगानिस्तान की महिलाएं अब मैदान में हैं और तालिबानियों को खुलेआम चुनौती दे रही है। तो चलिए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के साथ ही उनका बर्बर चेहरा सामने आने लगा है। इससे वहां रहने वाले अल्पसंख्यक खौफजदा हैं। दरअसल 20 सालों पहले तालिबानियों ने जो अत्याचार किए थे उसकी यादें अभी भी लोगों के जहन में बरकरार है। यही कारण है कि अमन चाहने वाले लोग किसी भी हालत में वहां से निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद सामने आए और पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने अपने फैसले का बचाव किया और अफगानिस्तान में ताजा हालात का ठीकरा अफगान आर्मी और राष्ट्रपति अशरफ गनी पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गनी अफगानिस्तान को कठिन हालात में छोड़कर भाग गए। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, वह बिना लड़े मुल्क से क्यों भागे। ये अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां दीवार कूदकर एयरपोर्ट में दाखिल होने की कोशिश करते एक शख्स को तालिबान का लड़ाका सरेआम निशाना बनाता है। ये अफगानिस्तान है जहां सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक अफरा तफरी है। ये अफगानिस्तान है जहां सड़क से लेकर संसद और राष्ट्रपति भवन तक में हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके काबिज हैं। ये तस्वीरें कुछ वैसी ही हैं जैसी 20 साल पहले थी। 20 साल बाद नए दावों के साथ सत्ता हाथ में लेने को लालायत तालिबान का रंग रूप वैसा ही है और यहाँ रहने वालों का उसे लेकर खौफ भी जस का तस। यानी अमेरिका ने 20 साल पहले अफगानिस्तान का भाग्य बदलने के दावे के साथ यहाँ कदम तो जरूर रखे, लेकिन यहाँ से कदम खींचने तक इस दौरान कुछ नहीं बदला। इसलिए अफगानिस्तान ने आम लोगों की बदहवासी और तालिबान के हौसले की तस्वीरें सामने आने के बाद जब दुनिया ने अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी नीति पर सवाल खड़े करने शुरू किए तो राष्ट्रपति जो बाइडेन को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। बाइडेन ने जो कुछ कहा उसमें सारा ठीकरा अफगानिस्तान की सेना और वहाँ के नेताओं पर फोड़ दिया गया, खासकर राष्ट्रपति अशरफ गनी पर। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. जो खुद के लिए नहीं लड़ सकता उसके लिए अमेरिका भी नहीं लड़ेगा। ऐसी दलील की आड़ में बाइडेन अपने फैसले पर अड़े दिखे तो उसे जायज ठहराते भी दिखे। ये वही अमेरिका है जिसने अलकायदा के खिलाफ लड़ाई में साथ न देने वालों को दुश्मन मानने का ऐलान करके दुनिया को धमकाने की कोशिश की थी और अब तालिबान के भरोसे अफगानिस्तान को छोड़ने में बाइडेन सरकार को कुछ भी गलत नजर नहीं आता। और तो और अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी को बाइडेन गलत बताते हुए दिखाई दिए। अपने देश पर हुए आतंकी हमले को मानवता पर आतंकी हमला बताने वाला अमेरिका बाइडेन के दौर में बदल गया है। उसे अब अफगानिस्तान की जंग अमेरिका के हित में नहीं लग रही। बाइडेन ने जो कुछ कहा उसका एक मतलब ये भी है, I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States. We will continue to support the Afghan people. We will lead with our diplomacy, our international influence, and our humanitarian aid. We'll continue to speak out for the basic rights of the Afghan people. अमेरिका ने खुद
तो अफगानिस्तान से अपनी पांव पीछे खींच लिए, लेकिन बाइडेन दुनिया से अफगानिस्तान में मानवता और लोकतंत्र के नाम पर आगे आने की अपील करते सुनाई पड़े। बाइडेन ने दावा किया कि लादेन को मारकर अलकायदा को खत्म करने का मकसद पूरा हो गया, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत बदलने के लिए अमेरिका ने 20 साल तक जो कुछ किया, उसके बाद इस तरह के नतीजे पर विचार करने की जरूरत है। We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped. A force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their air force. Something that Taliban doesn't have. Taliban does not have an air force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. अफगानिस्तान के बदले हालात के बाद जिस तरह अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिस तरह जो बाइडेन की आलोचना होने लगी थी, जिस तरह पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया था, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को सामने आना पड़ा। अफगानिस्तान में अमेरिका के मौजूदा रुख की तुलना वियतनाम जंग में अमेरिका की हार से की जाने लगी, लेकिन बाइडेन ने इसे अफगानिस्तान की सरकार और अशरफ गनी की हार बताया, जो हालात बेहतर करने में तो नाकाम रहे ही, हालात बिगड़ने पर देश छोड़कर भाग खड़े हुए। We talked about how Afghanistan should prepare to fight their civil wars after the U.S. military departed, to clean up the corruption in government so the government could function for the Afghan people. We talked extensively about the need for Afghan leaders to unite politically. They failed to do any of that. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, वो हैरान करने वाले हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में तालिबान के घुसने से पहले अशरफ गनी ने 4 गाड़ियों और 1 हेलीकॉप्टर के साथ अपना मुल्क छोड़ दिया। इन सभी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर में वे अपने साथ बेहिसाब पैसे भर कर ले गए। हेलीकॉप्टर और गाड़ियों में पैसे रखने की जगह नहीं बची, तो वो बाकी पैसे वहीं छोड़ गए। रॉयटर्स के मुताबिक ये दावा काबुल में रूस के दूतावास ने किया। अफगानिस्तान के हालात और अमेरिका के रुख पर लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। अमेरिका का दावा है कि उसने अफगानिस्तान में हालात सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अंतहीन समय तक यह मदद जारी नहीं रखी जा सकती है, इसलिए अमेरिका को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर अफसोस तो जताया, लेकिन कहा कि उन्हें अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले पर कोई खेद नहीं है। वहीं तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में जो हालात बने हैं, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तालिबान ने अपने पुराने अंदाज में लोगों पर अपने फैसले थोपना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के एक इंटरव्यू का वीडियो वायरल हुआ है। इस इंटरव्यू में हिलेरी क्लिंटन ने साफ कहा था कि तालिबान के बीज अमेरिका ने ही बोए थे। अफगानिस्तान, जिसे अनारों का देश कहा जाता है, लाल रंग के अनार से दिल जीतने वाली जमीन और आबो हवा, आज तालिबानी शासन के खौफ और खूनी आतंक से लाल है। अफगानिस्तान में आतंक के कब्जे की कहानी का इतिहास आज के दौर जितना ही भयानक है। 90 के उस दौर में जब 2 बड़े देश अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस खुद को सबसे ताकतवर साबित करने के नशे में चूर थे, उस वक्त दुनिया के इन दोनों बड़े देशों का आमना सामना हुआ अफगानिस्तान में। इन दोनों देशों ने उस वक्त अफगान और इसके आसपास के कई खूबसूरत देशों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी, लेकिन सबसे ज्यादा जख्म अफगानिस्तान के हिस्से में आए। Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. दुनिया की नजरों में तालिबान तब सामने आया जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन था। अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने को कहा, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया और 1 महीने के अंदर तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंका। यह वही तालिबान था जिसकी नींव को मजबूत करने में अमेरिका और पाकिस्तान का महत्वपूर्ण योगदान था। तत्कालीन सोवियत रूस सेना और अफगान मुजाहिदीनों में गुरिल्ला युद्ध छिड़ गया। रूस अफगानिस्तान को अपने अधीन करना चाहता था।
जबकि मुजाहिदीन और कुछ अफगान नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस जंग में अमेरिका ने रूस के खिलाफ लड़ रहे अफगानिस्तान और तालिबान लड़ाकों को रुपए और हथियार दिए। पाकिस्तान ने सैन्य ट्रेनिंग दी। अमेरिका ने जिन तालिबान को रूस के खिलाफ तैयार किया, आज वो अमेरिका और खुद अफगानिस्तान के लिए नासूर बन गए हैं। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन खुद तालिबान को तैयार करने से लेकर उन्हें इतना ताकतवर बनाने के पीछे अमेरिका का हाथ मानती रही है। We were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. इस पूरे मुद्दे को करीब से देखने वाले और जानकारों का दावा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI की मदद से मुजाहिदीनों की एक फौज खड़ी की। इसका मकसद अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हराना था। लड़ाकों को भारी संख्या में हथियार उपलब्ध कराए गए। फौज को मजबूत करने के लिए मोटा पैसा और सभी सुविधाएं दी गई। नतीजा 1989 रूस ने अफगानिस्तान से अपने कदम पीछे खींच लिए। 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में मुजाहिदीनों के धड़े से ही तालिबान की नींव पड़ी और नेता बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला ओमार। उस वक्त सोवियत संघ की सेना वापस लौट रही थी। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में तालीम हासिल की और पाकिस्तान अफगान सीमा के पास वाले इलाकों में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगी। हिलरी क्लिंटन साफ साफ कहती हैं कि आज अफगानिस्तान और अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों के लिए खतरा बन चुके तालिबान का बीज भी अमेरिका ने ही बोया था। There's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI. 1994 में मुल्ला उमर कंधार में तालिबान का पहला केंद्र बनाया। तब उसकी कोशिश अफगानिस्तान में इस्लामिक रिफॉर्म की थी। उसका दावा था कि देश को कथित बर्बादी से बचाने के लिए ये जरूरी है। धीरे धीरे यह पूरे देश में फैलने लगा। सितंबर 1995 उन्होंने ईरान से लगे हेरात पर कब्जा किया और फिर अगले साल 1996 के दौरान कंधार और फिर राजधानी काबुल को कब्जे में लिया। साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया गया। रब्बानी अफगानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने सोवियत सेना का विरोध किया था। तालिबानी आतंकियों ने 1996 में अफगानिस्तान पर जब पहली बार कब्जा जमाया तो उसे लोगों का समर्थन मिला, क्योंकि तब उसका दावा था कि देश के हालात सुधारे जाएंगे। उसकी शुरुआती कोशिशें रंग लाई, लेकिन जल्द ही तालिबान शासन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। आज अफगानिस्तान समेत पूरे दक्षिण एशिया में तालिबान के लड़ाके आतंक और क्रूरता का सबसे खूंखार नाम है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत ने हजारों परिवारों को डर और दहशत के साए में जिंदगी बिताने को मजबूर कर दिया है। जो लोग अफगानिस्तान में हैं, वो किसी भी तरह तालिबान के क्रूर पंजों से निकलना चाहते हैं, तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले अफगानी नागरिकों को अपने उन परिजनों की चिंता सता रही है, जिनके सिर पर पल पल मौत का साया मंडरा रहा है। दिल्ली में अफगानी नागरिकों के दर्द की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान दूतावास में आपको ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी जो तालिबान के क्रूर शासन की कहानी को साफ बयां करती दिखाई देंगी। The condition is very abnormal in Afghanistan, and I can't say anything. How it is abnormal? You see that Afghanistan is a very bad situation right now. उधर भारत में रह रही अफगानी महिलाओं ने कनाडा हाई कमीशन से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि कनाडा सरकार ने 20,000 शरणार्थियों को शरण देने का ऐलान किया है। यही वजह है कि अफगानी महिलाएं भारत सरकार से मदद की आस लगाए बैठी हैं।
जी हाँ, बोला कि 20,000 फैमिली का मैं चाहती हूँ कि हमारा कंट्री बेस्ट हो। फिर क्यों यूनिसेफ हेल्प नहीं करती है, क्यों गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती? प्रॉब्लम हुआ है उनको, और जो अभी हो रहा है उनको हम 20,000 फैमिली को अपने चरण में रहने के लिए मांग रहे हैं। इन सभी महिलाओं को अफगानिस्तान में रहने वाले अपने परिजनों की चिंता भी सता रही है। हम यहाँ पे एज अ रिफ्यूजी जो है, ना तो यहाँ हमारे लिए काम है, ना तो हम यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, ना तो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि कनाडा एम्बेसी ने बोला है कि रिफ्यूजी को हम एक्सेप्ट करेंगे। काबुल में बंद हुआ है, घर पे लॉक किया है, बंद किया खुद को, एक कैदी जैसा बर्ताव हो रहा है उन लोग के साथ। जावेद भी काबुल की एक कंसल्टेंसी में काम करते हैं। अपने पिता के इलाज के लिए 15 अगस्त को ही दिल्ली लौटे। जावेद के मुताबिक अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। उनका ये भी कहना है कि तालिबान अभी जो भी कुछ कह रहा है उस पर हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। People of Afghanistan really fear about the Taliban and about the coming of Taliban, because there is a two thing we have. Taliban have bad experience and bad background in Afghanistan for 20 or 22 years ago. That's why the people of Afghanistan, especially in Kabul city, very fair, especially those people who raise their voice for the human rights, for democracy, for the women rights. अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव की सबसे ज़्यादा चिंता और चुनौतियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो अफगानिस्तान छोड़कर भारत आए हुए हैं। दरअसल इन अफगानी नागरिकों को जहां अफगानिस्तान में छूटे अपने परिजनों की चिंता सताती है, वहीं इस बात की भी हैं कि अब भारत में अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, क्योंकि इनकी आजीविका के सारे साधन बंद हो चुके हैं। उधर आदिल रसूल नाम के एक शख्स का परिवार भी बेहद डरा और सहमा है। अफगानिस्तान के एक विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात आदिल को वहां से सुरक्षित निकालने की सरकार से अपील की गई है। मेरा एल्डर ब्रदर है जो काबुल यूनिवर्सिटी में काम करता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले 4 साल से, लेकिन जो अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे वो अभी ठीक नहीं है। इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ से अपने सिटीजन जो है वो जल्द से जल्द इवैक्यूएट किए जाए ताकि वो सेफली अपने अपने घरों को आ जाए। अफगानी नागरिकों के चेहरों पर इस वक्त खौफ की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि इतिहास में दर्ज तालिबान की दहशत भरी कहानियां इनके जहन में आज भी ताजा हैं। दहशत और खौफ, जान बचाने के लिए भागम भाग। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हर जगह से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, लेकिन एक ऐसी तस्वीर आई है जो तालिबानियों के खौफ पर भारी पड़ रही है। अफगानिस्तान की 4 शेरनियों ने हथियारबंद तालिबानियों की भी बोलती बंद कर दी। इस बीच अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा और सिर पर तालिबानियों की गोली झेल मलाला यूसुफजई ने भी तालिबानियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। अफगानिस्तान की सेना भले ही तालिबानी आतंकियों के सामने हथियार डाल चुकी हो, लेकिन महिलाएं बहादुरी के साथ हथियारबंद आतंकियों का सामना कर रही हैं। तालिबानी आतंकियों के एक हाथ में हथियार है और दूसरे हाथ में कब्जाई हुई सत्ता, लेकिन उनका शासन उनके खुद के लोगों को कबूल नहीं है। अफगानिस्तान की सांसद मरियम ने ये वीडियो भेजा है। इसमें कुछ निहत्थी महिलाएं तालिबान के हथियारबंद आतंकियों के सामने हाथों में पोस्टर लेकर खड़ी हैं, मांग कर रही हैं हमें हमारे हक दिए जाएं। पोस्टर पर लिखा है हमारी जिंदगी भी मायने रखती है। इन महिलाओं की हिम्मत और तालिबान के क्रूर शासन के खिलाफ इनके हौसले के सामने आतंकियों को लौटना पड़ा। वो महिलाओं को लगातार चुप कराने की कोशिश करते रहे। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त महिलाएं हथियारबंद तालिबानी आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, उस वक्त सामने की ओर करीब 100 लोगों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर भी इन महिलाओं ने बता दिया कि अगर हौसला है तो अपने हक की हर जंग जीती जा सकती है। कुछ और लोग भी हैं जो ना तो तालिबानी आतंकियों के हथियार से डरते हैं और ना ही उनके क्रूर शासन से। ये है अफगानिस्तान की सबसे कम उम्र की और पहली महिला मेयर जरीफा गफारी। इनका कहना है कि तालिबान तो महिलाओं का घर से निकलना भी नहीं पसंद करते, इसलिए समाज और देश में महिला की बढ़ती ताकत उन्हें सबसे बड़ी चुनौती की तरह लगती है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन का मतलब उनके खिलाफ उठने वाली आवाज का कत्ल और महिलाओं के लिए जीते जी ऐसा नर्क।
जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। अपने ही देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की ऐसी कहानियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इन्हें आतंकी कहिए या लड़ाके, इन्हें अपने बनाए कातिल कानून के खिलाफ उठने वाली कोई भी आवाज कबूल नहीं है। फिर भी अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफारी ने तालिबान के आतंकियों से कहा है कि वो आए, मैं उनके हाथों हत्या का इंतजार कर रही हूँ। 27 साल की जरीफा मैदान वर्दक प्रांत की रहने वाली हैं। उन्होंने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे तालिबान ने उनके परिवार को जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो तालिबान आतंकियों से नहीं डरती। मैं अपने घर पर बैठी हूँ, मैं तालिबानी आतंकियों का इंतजार कर रही हूँ। मेरी और मेरे परिवार की मदद के लिए कोई नहीं है। मैं अपने परिवार और पति के साथ बैठी हूँ, वो आएंगे और मुझ जैसे लोगों को जान से मार देंगे। मैं अपना परिवार छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे भी अगर जाऊंगी तो आखिर कहां? मुझ पर 3 बार तालिबान ने हमले किए हैं, लेकिन वो हर बार नाकाम साबित हुए। इसलिए पिछले साल 15 नवंबर को तालिबान आतंकियों ने गोली मारकर मेरे पिता की हत्या कर दी। देश के युवा जानते हैं कि क्या हो रहा है। उनके पास सोशल मीडिया का हथियार है। वो बात करते हैं, संपर्क करते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी बेहतरी और अपने हक के लिए लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का भविष्य जरूर बेहतर होगा। जरीफा गफारी को अपनी और अपने परिवार की फिक्र इसलिए है क्योंकि वो उन महिलाओं में से हैं जो सियासत में अपना वर्चस्व बना चुकी हैं और तालिबान को ये कतई मंजूर नहीं कि उनके होते हुए कोई महिला सियासत की दुनिया में कदम रखे। इसीलिए उन पर तालिबान ने कई जानलेवा हमले किए। बहरहाल जरीफा अपनी और अपने वतन के लोगों के हक की लड़ाई जारी रखेंगी, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान के स्वात की रहने वाली मलाला यूसुफजई ने सिर पर गोली खाने के बावजूद तालिबान के खिलाफ अपनी आवाज को अब तक बुलंद रखा है। तालिबान अगर पहले से काफी कुछ बदल गए हैं तो तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वालों में भी हिम्मत आ चुकी है। पाकिस्तान की जिस मलाला यूसुफजई को तालिबान के आतंकियों ने स्कूल बस में घुसकर उसके सिर में गोली मार दी थी, आज वो बहादुर बेटी सारी दुनिया से अपील कर रही है कि तालिबान के शासन और उनके जुल्मों के खिलाफ सबको एकजुट हो जाना चाहिए। 9 अक्टूबर 2012 को पाकिस्तान के स्वात घाटी इलाके में तालिबानी आतंकियों ने बस में घुसकर मलाला के सिर में गोली मार दी थी क्योंकि वो बच्चियों की तालीम की हिमायत करती थी। इतना ही नहीं, मलाला ने पाकिस्तान और अफगान सीमा पर लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ पेश आने वाली मुश्किलों पर भी खुलकर लिखा। तालिबान अपनी गोलियों से भी मलाला की आवाज को नहीं दबा सके और अब उनके शासन के खिलाफ मलाला ने दुनिया से एक भावुक अपील की है। People are just escaping, they're finding a way to keep themselves safe. So when you see that, you realize that this is actually an urgent humanitarian crisis right now. We are living in a world where where we are talking about advancements, about equality, about gender equality. We cannot see a country going decades and centuries back. We have to take some bold stances for the protection of women and girls, for the protection of minority groups, and for peace and stability in that region. I think every country has a role and responsibility right now. Countries need to open their borders to Afghan refugees, to the displaced people. तालिबान को अब तक ये समझ लेना चाहिए कि भले ही उन्होंने अफगानिस्तान की जमीन और सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन आतंक के दम पर वो लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते और जब तक अफगानिस्तान के लोग उन्हें अपने दिल में जगह नहीं देंगे तब तक वो सिर्फ आतंकी साए कहलाएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।